ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा देर डालना चाहिए, इसमें भी डालना, ठीक है। चलो, तो मैं तुम लोगों को सेल तो बता दिया हो ना, सेल क्या होता है तुम्हें पता है, सेल ना क्या होता है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ ना, बेसिक यूनिट 9 है। तो सेल क्या करती है कि सेल ग्रोथ करेगी, ठीक है, सेल का ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो इसका मतलब इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। ग्रोथ है तो डिवीजन है, और डिवीजन के लिए मतलब नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगी। ये नियम ही है कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो रहा है, या किसी का साइज शेप या कुछ बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल अपना नंबर बढ़ा रही है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेल कितने ढंग से नंबर बढ़ा सकती है, आई बात समझ में कि नहीं। तो सेल क्या होता है कि सेल इंक्रीज नंबर बाई टू मेथड, बाई टू मेथड्स, दो मेथड्स के थ्रू ये नंबर बढ़ा सकती है, ठीक है। जैसे हमें ये कहा ना कि एक से ज़्यादा रोटी बनानी है तो क्या करेंगे हम लोग, तो ज़्यादा आटा लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही एक से ज़्यादा सेल बनानी है तो सेल क्या करेगी, यही पूछा जा रहा है कि सेल क्या करेगी। तो अब सेल ना अपने नंबर को बढ़ाएगी, सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी। तो सेल का नंबर बढ़ाने का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से बढ़ाएगी। तो दो तरीके से वो अपने नंबर को बढ़ा सकती है, ठीक है। वो एक होगा माइटोसिस, या इसको बोलते हैं माइटोटिक, ठीक, और दूसरा होता है मियोसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, ठीक है। हम अगर तुम देखो मियोसिस कहाँ होगा, ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस तब होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। रिजल्ट क्या होता है इसका, रिजल्ट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, इससे क्या बनता है, गैमीट बनता है, ठीक। पहली बात कि मियोसिस ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, बिकम क्या हो जाएंगे, हाफ, क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। याद रखना इस बात को, मियोसिस के बारे में ये तीन बातें जरूर याद रखना कि ओनली अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होगा, और जब भी ये होगा इसका नंबर आधा हो जाएगा, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ सेल फॉर्म, नंबर ऑफ सेल अगर कहा जाए, नंबर ऑफ सेल फॉर्म, तो ये होगी 4। आपसे कहा जाए जब मियोसिस होगी, जब एक सेल मियोसिस करेगी तो कितने नंबर ऑफ सेल्स को बनाएगी। जैसे एक सेल ने, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस है, इसने मियोसिस किया है, मियोसिस किया है तो कितने नंबर ऑफ सेल्स को बनाएगी, तो ये बनाएगी 4, ठीक। अब एक बात और देखना, यहाँ पे हमारा टूयन है, टूयन डिप्लॉइड कंडीशन को बोलते हैं ना। जब भी किसी के लिए, किसी सेल के लिए टूयन लिखा जाए, इसका मतलब ये डिप्लॉइड होता है, मैंने बताया है। टूयन मतलब होगा डिप्लॉइड, और एन का मतलब होता है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जिस सेल में उसके पुरानी सेल से, जो पहले सेल थी उससे आधा क्रोमोसोम हो जाए, वो सेल क्या कहलाती है, हेप्लॉइड। जैसे तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, तो अगर सेल में तुम्हारे 23 क्रोमोसोम हो जाए तो आधा हो गया, आधा हो गया तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि मियोसिस हुआ है। अगर आधा क्रोमोसोम नंबर हो गया तो इसका मतलब मियोसिस हुआ है। चाहे कुछ भी हो कि आधा क्रोमोसोम नंबर किसी सेल में हुआ है तो इसका मतलब मियोसिस हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्ट कह रहा है कि कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर किसी सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए तो मियोसिस हुआ है। अब कोई ये कह दे, जैसे कहता है ना कि बच्चे की आवाज़ आने लगे तो कहेंगे लोग कि तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है, तो वैसे ही अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए तो मियोसिस है। 4 सेल बन जाए एक से, कहते एक आदमी ने 4 बच्चे पैदा किए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसने मियोसिस किया है। आई बात समझ में कि नहीं।
और केवल कब होगा, तुम इनसे ये समझ सकते हो, ये केवल और केवल रिप्रोडक्शन के टाइम होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द गैमीट फॉर्मेशन। आई बात समझ में। और यही मियोसिस है कॉज वेरिएशन। क्या कॉज करता है, वेरिएशन। और कैसे कॉज करेगा ये हम आगे देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशन कॉज करता है, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा और बढ़ा दो ना इसका होल। अब देखो माइटोसिस के लिए ये चारों बातें समझ में आ गई। अकर ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमीट, और गैमीट हमेशा एन होता है, याद रखना गैमीट हमेशा एन होगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे इसमें। नंबर ऑफ सेल कितनी बनेंगी, 4। और ये क्या करेगा, वेरिएशन। तो देखो इवोल्यूशन वेरिएशन से होता है ना, तो इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, मियोसिस की वजह। जो लोग मियोसिस नहीं करेंगे वो इवॉल्व नहीं हो सकते। इसीलिए दुनिया में अगर इवॉल्व होना है तो आपको मियोसिस करना है, और मियोसिस करना है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। अगर जैसे अब रीजन दे के पूछ ले कि क्या इवोल्यूशन के लिए मियोसिस ज़रूरी है, मतलब क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं कि इवोल्यूशन के लिए मियोसिस ज़रूरी है, तो तुम क्या लगाओगे, हाँ। आई बात समझ में। क्या गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस ज़रूरी है, हाँ है। आई बात समझ। तो इस तरह से कर सकते हो। अब माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, पहली बात तो होता है माइटोटिक इन सेल को देखो अभी बता दूंगा मैं। माइटोटिक में 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल्स आर फॉर्म, 2 सेल बनेंगी, ठीक है। ये बात 4 सेल बनी तो मियोसिस, और 2 सेल बनी तो माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नो वेरिएशन। और ये क्या कॉज करती हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस कतई ग्रोथ के लिए नहीं है, मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वेरिएशन होगा। माइटोसिस में इसका मतलब हुआ ये नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। याद रखना कि माइटोसिस कभी भी कोई भी वेरिएशन नहीं कॉज करता। समझ गए ये बात को, नोट करो इसको। चलो, तो जैसे हमने बताया ना कि जो मियोसिस है, मियोसिस वो क्या करेगी, कॉज वेरिएशन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ तुम्हें समझा दूं कि एक सेल हमारे पास है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है तुम्हारा वाला। अब इससे 2 सेल बनती हैं जिसके पास 46 है, तो इसका मतलब ये माइटोसिस है, ठीक। अब हमारी एक सेल है जिसके पास 46 है, लेकिन इससे 4 बन रही है जिसके पास क्या है, 23। ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम। 4 सेल हैं, और क्रोमोसोम देखो ये 2n था, और इसका आधा हो गया है 23, तो ये 2n है, और ये क्या है, n है। अगर मैं इसको 2n मानूं तो ये 2n का 2n ही रहा। जब कोई भी प्लॉइडी लेवल में चेंज नहीं आता तो वहाँ माइटोसिस है। अगर प्लॉइडी लेवल ये डिप्लॉइड थी, ये क्या हो गई, हेप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बने तो वो मियोसिस है, अगर वही का वही रहे तो माइटोसिस है। अब जैसे तुम्हें ना एक कोई मान लो कि किसी बच्चे को पैदा करना है, कोई कर रहा है, अगर वो चाहता है कि वो बच्चा एग्जैक्टली उसके सिमिलर हो तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से पैदा करें, माइटोटिक के थ्रू कि मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस। अगर एग्जैक्टली सेम है तो माइटोसिस। अगर उसमें चेंज आ जाए, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं तो हम अपने माता पिता से अलग हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसके प्रोडक्ट हैं, मियोसिस के। ये माइटोसिस और ये क्या है, मियोसिस। क्लियर है बात, ठीक। और ये माइटोसिस, ये बहुत पूछा जाता है। चलो, अब जैसे कहते हैं कि ना सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल, जैसे सेल होती है, सेल है ना, तो सेल, अब ये सेल है, अगर ये सेल माइटोसिस करती है तो इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं,
सोमैटिक सेल या माइटोटिक सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, याद रखना। अगर यही सेल मियोसिस करती है, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? मियोसाइट। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द सेल विच शोज मियोसिस इज कॉल्ड मियोसाइट। आई बात समझ में? जो सेल, या आप इसको ये भी बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो सेल मियोसिस करेंगी उनका नाम होगा मियोसाइट। ये आ चुका है क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन हो चुका है कि जो सेल मियोसिस करेंगे उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग क्या? मियोसाइट। समझ गए ना बात को? चलो आगे। अब जो हम सेल साइकिल की बात करते हैं ना, सेल साइकिल, सेल डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। एक साइकिल बनी होती है, उसी में सेल डिवाइड करती है। सेल साइकिल, अब याद रखना कि रेगुलेटेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एंड चेक पॉइंट्स। बताऊंगा तुम्हें चेक पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो जाएगी, इसको बाकायदा रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने के लिए सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं बहुत टाइप के प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन का नाम बता दूं जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। ये साइक्लिन प्रोटीन का मतलब होता है ये साइकिल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। साइक्लिन प्रोटीन, जो सेल साइकिल चल रही है उसको ये कंट्रोल करेगा, साइक्लिन प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत रेगुलेटेड। अगर यही सेल तुम्हारी अनकंट्रोल हो जाए, मतलब डिवीजन इसका कंट्रोल ना हो, तो तुम्हें कैंसर बोल देंगे। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। आई बात समझ में? अनकंट्रोल, अगर ये सब ना हो, तुम्हारा चेक पॉइंट्स फेल हो जाए, तुम्हारे को जो कंट्रोल करने वाले फेल हो जाए, तुम अनकंट्रोल हो जाओगे, तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कॉल्ड कैंसर। याद रखना ये बात, सेल डिवीजन कॉल्ड कैंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर कैसे होता है, और ये जानते हो क्या मर जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा। इसी को तो गांठ बोलते हैं, समझ गए? ट्यूमर। तो जब सेल कंट्रोल डिवीजन कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका कंट्रोल क्या हो गया? अनकंट्रोल हो गया, तो तुमको ट्यूमर बन जाएगा, और वही ट्यूमर आगे जाके कैंसर बन जाएगा। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज द रिजल्ट ऑफ कैंसर हो जाएगा तुम्हें, समझ गए? तो ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से हो जाता है, ये सब रेगुलेटेड प्रोसेस हैं, बहुत अच्छे से रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। नोट करो। ठीक, अब देखते हैं कि क्या क्या फेजेज होंगे। हम जो सेल साइकिल है ना, सेल साइकिल को डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक फेज का नाम है आई फेज, या इसको बोलते हैं इंटरफेज, या इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, या आप इसको बोल सकते हो रेस्टिंग फेज, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक। देखिए, सेल साइकिल का एम है कि क्रोमोसोम नंबर को हर सेल के अंदर मेंटेन करना, जो नई सेल बन रही है उसके अंदर मेंटेन करना, या तो मेंटेन करेगा या तो आधा करेगा, ये एम है सेल साइकिल का। और सेल साइकिल तब तक नहीं हो सकती जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। याद रखना, पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर जाके सेल का डिवीजन होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये हमेशा याद रखना, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे कोई भी दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको डिवीजन करना है तो पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा। वो डीएनए ही डिसाइड करेगा कि सेल का रेप्लिकेशन होना है या नहीं होना है, क्योंकि बिना डीएनए के सेल बेकार है, उसका कोई आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आई फेज है।
दूसरा होता है एम फेज, एम फेज, ठीक है, या इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज, ठीक। तो ये दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। देखो आई फेज को फर्दर डिवाइड किया जाता है, आई फेज को फर्दर डिवाइड किया जाएगा G1S G2। आई फेज को हम लोगों ने किस में डिवाइड कर दिया है, G1S G2 में। एम फेज को हम लोग डिवाइड करेंगे दो में, एक करेंगे माइटोसिस में और दूसरा करेंगे मियोसिस में। अभी मैं वो जो गोला बनता है वो बनाऊंगा, इस साइकिल बनाऊंगा। माइटोसिस को हम लोग डिवाइड करते हैं, देखो प्रोफेज, ठीक, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं पी मैट। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, पी मैट। बात समझ में आ गई। अभी ओवरव्यू देख रहे हैं कि आई फेज जिसको हम प्रिपरेटरी या इंटरफेज बोलते हैं उसको डिवाइड कर दिया G1S G2। एम फेज जिसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं वो दो तरह की हो सकती है, एक माइटोसिस होगी और दूसरी क्या होगी, मियोसिस होगी। माइटोसिस को हम लोग डिवाइड करेंगे चार फेजेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग करते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। हर एक सेल डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने तुम्हें साइटोप्लाज्म पढ़ाया है, तो उसमें सेल ऑर्गेनेल का भी डिवीजन होगा और जो लिक्विड होगा उसका भी डिवीजन होगा, समझ गए। ये सब होने के बाद साइटोप्लाज्म होती है। तो अब माइटोसिस में ये सब हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। काइनेसिस का मतलब होगा डिवीजन, आई बात समझ में। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, जैसे कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये लॉजिक भी है कि काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। अगर गैमी वर्ड यूज किया जाए तो फ्यूजन होता है, और काइनेसिस वर्ड यूज किया जाए तो वो डिवीजन होता है। तो हमारा जो आई फेज है उसको डिवाइड किया G1S G2 में। अभी एक और कहानी बताऊंगा। और हम जो माइटोटिक फेज है उसको हमने डिवाइड किया माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस से चार फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको पी मैट भी बोलते हैं। इन सबको होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अभी मियोसिस के बारे में बताता हूँ। मियोसिस दो स्टेप में होती है, ठीक। मियोसिस तुम्हारी क्या होगी, दो स्टेप में होगी, ठीक है। और वो होती है मियोसिस फर्स्ट और होगी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसको मर के भी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस फर्स्ट को ही बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख देता हूँ। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। और मियोसिस सेकेंड को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इस इक्वेशनल डिवीजन को ही हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, मतलब इक्वल होगा, माइटोसिस जैसा होगा। आई बात समझ में। जो जो चीज़ें माइटोसिस में होती हैं वही वही चीज़ें होंगी कहाँ, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ मियोसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार पूछा था, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो जो ये अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस में सेंट्रोमियर कहाँ स्प्लिट करेगा, तो इस वाले में करेगा। किस में, मियोसिस सेकेंड में। और क्या पूछा जाए कि क्या माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, टूटता है, तो हाँ टूटता है। अगर हमें वो नहीं पता है तो इस कंसेप्ट से हम देख सकते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ जाके सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक आप कंसेप्ट को मिलाओगे नहीं ना, समझोगे नहीं ना, तब तक कंसेप्ट तैयार नहीं होगा। जैसे अब काइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन, तो कहीं भी काइनेसिस आए आप समझ जाना। गैमी का मतलब होगा फ्यूजन, तो कहीं भी आए तो समझ जाना आप।
ठीक है, तो ये लिखो। तो माइटोसिस को हमने डिवाइड कर लिया है, मियोसिस को 2 में डिवाइड किया है, वो है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अभी इसको एलोबरेट करता हूँ। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। और मियोसिस सेकेंड को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वेशनल डिवीजन। ये क्वेश्चन नीट का यही होता है कि रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं, तो मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं, जो माइटोसिस के इक्वल होता है, वो कौन बोलते हैं, किसको, मियोसिस सेकेंड को। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं मियोसिस को। मियोसिस के बारे में है, मियोसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मियोसिस से ही इस बार भी क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, माइटोसिस में इतना कोई वो लफड़ा नहीं है, लेकिन मियोसिस में ज़्यादा है। इस बार उसी से क्वेश्चन भी बनाए हैं ये लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग मियोसिस। ठीक, मियोसिस बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इसको। अब हम मियोसिस देख रहे हैं, तो हमने 2 में डिवाइड किया मियोसिस को। एक हमने डिवाइड किया मियोसिस फर्स्ट में और दूसरा हमने डिवाइड किया है मियोसिस सेकेंड में। ठीक, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीजन। दोबारा लिख दे रहा हूँ, रिडक्शनल डिवीजन। और हमने इसको बोला है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन जो कि माइटोसिस के इक्विवेलेंट होगा। इतना क्लियर है, ये बातें क्लियर है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर। देखो, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे पी मैट में। पी मैट का भी फुल फॉर्म बताया, पी मतलब प्रोफेज, प्रोफेज ना, फिर इसका मतलब मेटाफेज, अभी तो बताया है। फिर इसका मतलब हुआ एनाफेज, इसका मतलब हुआ टीलोफेज। रट जाना चाहिए तुम्हें। ठीक, चलो अब सेकेंड को, तो इसका नाम देंगे 1 1 1 1। ठीक, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो ये 1 वाली कहानी रहेगी। इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से पी मैट में। पी मैट फिर से, बस इसका नंबर अलग होगा। क्या होगा, नंबर अलग होगा। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सही रहेगा बात, दोबारा बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है कि इसी प्रोफेज को डिवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको, प्रोफेज फर्स्ट को। प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किए, फर्स्ट प्रोफेज, बस यही अंतर आ जाता है। अब आप देख रहे होगे कि माइटोसिस क्या होता है, एक साइकिल प्रोसेस है, जबकि मियोसिस 2 साइकिल प्रोसेस है, एक ये और एक ये। इनके बीच का जो बीच की स्टेज होती है ना, ये बड़ी पूछी जाती है, इनके बीच की, और उसका नाम है इंटरकाइनेसिस। मत भूलना, इंटरकाइनेसिस। अगर पूछा जाए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच क्या आता है, इंटरकाइनेसिस। एक्चुअल में सेल थोड़ा सा आराम करती है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन कुछ भी नहीं होगा, आराम। जब तुम आराम करते हो तो कुछ करते हो क्या, नहीं करते हो। तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच, अरे होता है ना, लगातार 2 काम कर रहे हो तो तुम कहोगे यार थोड़ा सा यार मेरे को आराम करने दो। आराम मतलब चिल मारोगे, तो यहाँ सेल चिल मारेगी, फिर मियोसिस सेकेंड करेगी। मियोसिस फर्स्ट किया पहला काम, फिर चिल मारी और सेकेंड मियोसिस सेकेंड करे। उस चिल मारने की स्टेज का नाम है इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस, याद रखना। वो इंटरफेज आई फेज है जिसमें G1S G2 है। ठीक है, अब चलो, तो इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और किसमें, डाइकाइनेसिस। ये कि प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कि हम प्रोफेज फर्स्ट को मियोसिस में फिर से डिवाइड करेंगे और उसका नाम है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यही इसी स्टेजेस को बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तुम्हें सेम लग रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेम लग रहा है। जो मियोसिस की इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं ये वाले,
क्या क्या होगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर क्रोमेटिन लिपटना, लिपट लिपट के लिप्टोटीन, जुड़ जाए तो जाइगोटीन, पास आए तो पैकिटीन, दूर जाए तो डिप्लोटीन, और सब कुछ खत्म हो जाए तो डाइकाइनेसिस। तो ऐसे ही बताऊंगा तुम्हें कि क्या होगा। उन्हीं स्टेजेस की ही इम्पोर्टेंस है कि हर एक स्टेज में क्या हो रहा है, उसी को करेक्टराइज करता है ये नाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग, अब ये बाकी वो मियोसिस उसके सेम होगा, जैसा माइटोसिस होगा वैसे सेम होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक साइकिल बना लेते हैं। जो एक कंसेप्ट और जो मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मत भूल जाना। छोटा सा हम साइकिल बनाते हैं। हम लोगों ने शुरू किया कहानी, तो हमारा आया जीवन, सबसे पहले आएगा जीवन, फिर आएगा, और इस जीवन में लगेगा 10 आवर्स। याद रखना कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। कि जीवन में कितना टाइम लगता है, 10 घंटा लगता है। क्लियर है बात। फिर आएगा एस, ठीक, एस में हमारे लगेगा 9 आवर। ठीक, इसमें पहले गलत दे रखा था, अब सही किया है। फिर आता है हमारा, अगर ढंग से देखा जाए तो सही से बनाया जाए, यहाँ भी एक ले लेते हैं, मतलब जैसे जितना लंबा होगा टाइम उतना ज़्यादा है ना, इसका मतलब है, समझ रहे हो ना। फिर आएगा हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही ले लिया, देखो। फिर हमारा आता है कौन, G2, और फिर हमारा यहाँ आएगा M। और इसी M को अगर डिवाइड किया जाए तो यही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज डिवाइड कर गया। देख रहे हो ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम किस में है सेल, मोस्ट ऑफ द टाइम किस फेज में है, आई फेज में कि एम फेज में, आई फेज में। इसका मतलब 90 to 95% टाइम ऑफ सेल डिवीजन कोई भी हो, और वो किस में खर्च हो जा रहा है, आई फेज में। इसका मतलब आई फेज सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। देखो, जैसे लोगों को शादी करना है तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में जाता है, तैयारी में। पूरा काम तैयारी। अबे शादी में तो गए 2-3 घंटे में सिंदूर उंदूर डाले, इधर उधर किए, हट गए, लेकिन तैयारी पूरे साल से चलती रहती है। लहंगा खरीदेंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें, तो वही तैयारी का नाम है आई फेज या इंटर फेज। अभी सबका फुल फॉर्म मैं लिखूंगा, लेकिन ये है, ये बेसिकली ये चेक पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली चेक पॉइंट्स हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। जीवन है तो जीवन है, अगर जीवन है तो जीवन है, अगर जीवन नहीं है तो जीवन नहीं है। अब एक बहुत तगड़ा सा कंसेप्ट होता है जो लोगों को बहुत परेशान करता है। जब यहाँ मान लो मैं माइटोसिस करके 2 सेल बना लिया, 2 सेल बना लिया, ध्यान से समझना, माइटोसिस हुई, 2 सेल बन गई, तो अब ये भी सेल तो चाहेंगे कि आगे जाके डिवीजन करूं, आगे जाके डिवीजन करूं और अपने नंबर को बढ़ाऊं। यही साइकिल, सेल साइकिल, ये सेल साइकिल है, यही फॉलो होगा। पहले आएगा G1, फिर S, फिर G2, फिर M, फिर नंबर ऑफ सेल बन जाएंगी, और टीलोफेज, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये फॉलो होगा। तो ये सेल चाहेगी ना कि हम जाके डिवीजन करें, ठीक, लेकिन क्या होता है कि हर सेल डिवाइड तो करेगी, लेकिन जीवन उसको चेक करेगा कि सेल सही है या नहीं। अगर सेल ठीक होगी तो वो सेल को डिवाइड करने देगा, अगर सेल सही नहीं होगी तो डिवाइड नहीं करने देगा। जब जीवन कोई गलत सेल को डिवाइड करने की अनुमति दे देता है तभी तुम्हें कैंसर होगा, क्योंकि वो गलत सेल है और वो सेल में म्यूटेशन है, और वो म्यूटेशन जो सेल तो क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी और वो कैंसर बना देगी। तो जीवन चेक करता है और तुम्हें बचाता है, कैंसर और सारी चीज़ों से ये बचाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जीवन है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। अगर ये अपना काम अच्छे से ना करे तो तुम्हें तुरंत कैंसर हो जाएगा, सेल साइकिल तुम्हारा फेल हो जाएगा, कोई गलत आगे चला गया, डिवीजन करेगा, नंबर बढ़ाएगा और तुम्हें बीमार करेगा। इसीलिए कहते हैं ये चेक किया। मान लो ये A और B थे, इन दोनों लोगों को इसने कहा कि हाँ चलो तुम शादी कर सकते हो, ये शादी है, एस फेज मतलब शादी है कि जाओ शादी करो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा ना, तुम्हारे बारे में लोग पता तो करेंगे कि तुम अच्छे लड़के हो कि नहीं हो, खराब हो, कैसे भी हो।
तो चेक किया, जीवन हमारे गार्जियन है, इसीलिए जीवन को बोलते हैं कि गार्जियन ऑफ द सेल। अभी और आगे बताऊंगा अभी, इसीलिए जीवन को बोलते हैं कि ये गार्जियन है हमारा। तो इसने चेक किया, और जब चेक किया तो इसको क्या लगा, ध्यान से देखना कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ देखना। हाँ, इसको लगा क्या कि भाई इन ए बी को चेक किया इसने, तो लगा कि ए तो ठीक है, ए ठीक है, ए तुम जाओ डिवीजन के लिए, लेकिन बी ठीक नहीं है, बी गलत इंसान है। तो इसने कहा कि एग्जिट हो जाओ, सेल साइकिल से तुम बाहर निकल जाओ, या हमारी दुनिया से दूर चले जाओ। कहते नहीं है कि हमारी दुनिया से दूर चले जाओ। तो वो क्या है, जब जीवन जिस सेल को ये पाएगा कि ये सेल खराब है, इसको डिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डिवीजन करेगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, तो ये क्या करवाती है कि जीवन क्या करती है, जीवन एग्जिट द, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन एग्जिट द एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सेल फ्रॉम सेल साइकिल एंड ट्रांसफर टू जी नॉट फेज, और इसी को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। तो जो सेल एग्जिट करती हैं, पूछा जाए कहाँ जाएंगी, तो क्विसेंट स्टेज में जाएंगे। जो सेल जीवन को छोड़ के गई, जिन सेल को जीवन को छोड़ के गई नहीं, जिन सेल को जीवन ने निकाल दिया कि भैया तुम सही नहीं हो, तुम्हें डिवीजन नहीं करना है, नहीं तुम बॉडी में कैंसर कॉज करोगे, निकाल दिया उनको, तो वो सेल कहाँ जाके रहने लगी, उन्होंने अपना घर बना लिया, दैट इज कॉल्ड जी नॉट, और जी नॉट को ही बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी मैं दोबारा इसको बताऊंगा, लेकिन इस सेल साइकिल का मतलब तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे चलेगी। तो सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या हुआ, G1 S G2M, G1 S G2M, और ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सेल साइकिल शो नहीं कर रहा है। जो छोड़ के चला गया वो पार्ट थोड़ी ना होगा तुम्हारी जिंदगी का। तो G0 वो सेल्स होती हैं जो सेल साइकिल को छोड़ के आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं, क्योंकि जीवन उसको निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि वो सेल नॉर्मल नहीं होती, एब नॉर्मल होती हैं। अगर ऐसे सेल का ग्रोथ होगा, नंबर बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, कैंसर हो सकता है। मान लो कोई कुत्ता बहुत काटता है, तुम्हारी कॉलोनी में कोई कुत्ता है, दौड़ा दौड़ा के काटता है, तो तुम क्या चाहोगे कि इस तरह के कुत्तों की संख्या न बढ़े, तो इसका मतलब उसका शादी वादी नहीं होने दोगे कुत्ते का, तो उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तो उसको निकाल दोगे कॉलोनी से। तो यही करता है जीवन देखता है कि जो सेल खराब हैं या हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको सेल साइकिल से निकाल देगा। जब निकाल देगा तो वो जाके अपना एक अलग बना लेंगे। अलग जब घर बनाते हैं तो उस अलग घर का नाम है G0, उसी को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी एबनॉर्मल सेल कहाँ से किस सेल साइकिल के किस स्टेज से बाहर निकलती है, जीवन से। याद रखना कि कहाँ से बाहर निकलेगी, जीवन से, क्योंकि एक बार अगर सेल एस फेज में पहुंच गई तो वो कमिटेड फॉर क्या हो जाता है, डिवीजन। अगर एक बार शादी कर ली है तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। तुम कहाँ तक छोड़ सकते हो, जीवन तक। इसीलिए जीवन सबसे ज़्यादा 10 घंटे लेता है चेकिंग में, कि सेल साइकिल कहती कि भैया तुम सबसे ज़्यादा टाइम ले लो, खूब चेक करके तभी सेल को भेजना डिवीजन के लिए, मतलब एस फेज में, अदरवाइज तुम भेजना नहीं। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक, चलो ठीक है, एक बार और इसको हम गोले वाले को समराइज़ करता हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसी पोर्शन से, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है वो, रिडक्शनल डिवीजन, और वो सब प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा थॉरली सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। एक बार और हम उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से तो हमने डिवाइड कर लिया है इसको जीवन में। यहाँ से हमारी सेल जा रही है तो दैट इज कॉल्ड G0। ठीक, या इसी को बोलते हैं क्विसेंट
स्टेज, याद रहेगा। अब एक बात याद रखना, इसको यही समझ लेते हैं कि जो सेल क्विसेंट स्टेज में होती हैं क्या होती हैं। देखो मेटाबॉलिकली क्या होंगी, दीज सेल क्या होंगी, एक्टिव होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सेल मर जाएंगे, मेटाबॉलिकली क्या होंगी, एक्टिव होंगे। डू नॉट सोज डिवीजन, ये लोग डिवीजन नहीं कर सकती, बस डिवीजन ही नहीं कर सकती, डिवीजन नहीं करेंगी। रिप्लेस करती हैं इंसर्ड सेल, इंजर्ड सेल, इंजर्ड मतलब खराब सेल को, खराब सेल ऑफ बॉडी, और एक्ट एज रिजर्व सेल, एक्ट एज रिजर्व, और ये रिजर्व सेल की तरह काम करती हैं कि अगर कोई सेल खराब हो गई तो सेल को डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कि सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है। तो ये सेल अगर पूछा जाए कि क्या ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, तो यस होती हैं। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी जीन होंगे या जितनी भी माइटोजेंस होंगे या जो डिवीजन करवाते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। सिर्फ क्या नहीं प्रेजेंट होगा, जो सेल डिवीजन करवाते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन का यहाँ कोई काम नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए हमने क्या बनाया, एस फेज, हमने बनाया G2 फेज, और हमने बनाया है M फेज। तो इस M फेज में हम लोग देख लेते हैं कि हमने बनाया है प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक, एनाफेज, और हमने क्या बनाया है टीलोफेज, और यहीं पे क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। ये है एक सेल साइकिल जिसमें 10 घंटा 9 घंटा या इसमें कहते हैं कि 1 से 2 घंटा लगता है, ठीक। इसका टाइम वेरी करता है, ठीक। लेकिन अगर टाइम वाइज देखा जाए, टाइम यूज्ड या कंज्यूम इन सेल साइकिल, तो देखो ह्यूमंस में टाइम जो लगता है ह्यूमंस में वो है 24 आवर, 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब घाव भरने में कम से कम कितना लगेगा, 24 घंटे। कोई भी ट्रॉमा हो जाए तुम्हें, अगर उसको फील करना है तो 24 घंटे से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि नई सेल कब आएंगी, 24 घंटे में। ईस्ट में देखा जाए, याद रखना 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का मतलब हुआ 1.5 आवर। ईस्ट जबकि 1 से 2 सेल बन जाता है कितने मिनट में, 90 मिनट में, या 1.5 आवर हुआ ना। मतलब हमारी एक सेल डिवाइड कितने टाइम में कर सकती है, तो हमारी सेल को डिवाइड करने में 24 घंटा लगता है, जबकि ईस्ट को 90 मिनट और बैक्टीरिया को कितना लगता है 20 मिनट्स। इस बार क्वेश्चन आया था वो 60 मिनट्स वाला, इकोलाई। तो बैक्टीरिया को, जैसे इकोलाई एक बैक्टीरिया है भाई, सबसे कॉमन बैक्टीरिया है, 20 मिनट्स लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बैक्टीरिया है तो 60 मिनट में, अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो 60 मिनट में कितना सेल बन जाएगी, तो 60 मिनट का मतलब हुआ कितने डिवीजन हो जाएगा, 3 डिवीजन ना। तो अब बताओ, एक से पहले डिवीजन में 1 से 2 हो जाएगा, दूसरे डिवीजन में 4 हो जाएगा, और तीसरे डिवीजन में क्या हो जाएगा 8। तो या इसको हम बोल सकते हैं 2 दी पावर n, समझ गए। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये है सेल साइकिल, और सेल साइकिल को बहुत सारे प्रोटीन्स और वो सब रेगुलेट करेंगे। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि G1 क्या है, S क्या है, G2 क्या है। G1, G का मतलब देखो यहाँ क्या होता है, G4 होता है गैप। क्या होता है, गैप भी बोलते हैं कोई लोग ग्रोथ बेस्ड बोलते हैं, ठीक। S का मतलब होता है सिंथेसिस, या इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज, ठीक। आज दस। अब D2 का मतलब गैप फेज 2, ठीक है। ये G1 तो गैस फेज 1, G2 का मतलब होगा गैप फेज 2, गैप 2 फेज, ठीक है। M का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। M में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, हर एक न्यूक्लियस एक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस में, और जब 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेल अपने आप डिवाइड कर जाएगा, ठीक है कि नहीं। और देखो
डिसीजन फॉर सेल डिवीजन, डिसीजन फॉर, यहां लिख देता हूं, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, से डिवीजन टेकन बाय डीएनए। कौन लेता है? डीएनए। अगर डीएनए रेप्लिकेट सेल डिवाइड, अगर नहीं तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होगा। याद रखना, इसका मतलब किसी सेल को डिवाइड करने से पहले जो पहली कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन भी आया था 2018-19 में कि अगर एक बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या हो? उसका डीएनए क्या हो जाए? रेप्लिकेट कर जाए। अगर उसका डीएनए रेप्लिकेट कर गया तो सेल डिवाइड करेगी, अगर नहीं रेप्लिकेट करेगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो इसका मतलब डिसीजन किस पे है? डीएनए पे है, तो डीएनए करेगा वो सेल रेप्लिकेशन का। ये जी नोट वाला है ना क्वेश्चन स्टेज, ये तो लिखा हूं कि अगर सेल डिवीजन नहीं हो, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और वो उनके फुल फॉर्म्स हैं कि क्या क्या उनके फुल फॉर्म्स होंगे। इसमें से एस सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। एफ क्या, आई सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी को डिसीजन लेना है, वही सब कुछ करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल जरूर याद रखना। तो ये होगा, ये बहुत पूछा जाता है, G2M, G1S, G2M। अगर G0 को, ये है सीक्वेंस, G0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, G0 को सेल साइकिल में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर उसको करें तो G1S, G2M, तो यहाँ से जो निकालेंगे वो क्या होगी? G0 होगी। अगर हम G0 को इंक्लूड करें तो ये है, पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा। पहले G1 होगा, बनेगा, पैदा होगे, फिर शादी करोगे, फिर एक नई जिंदगी जियोगे शादी के बाद, और फिर तुम डिवीजन करोगे, मतलब बच्चे पैदा करेंगे लोग, अपना जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये तैयारी वाली फेज होती है और ये डिवीजन वाली फेज होती है। जो कुछ इसमें तैयारी करोगे उसी को यहाँ पे डिवाइड करोगे। यहाँ इसको बेसिकली एम फेज को बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। तो ये कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करता है। किसको? कैरियोकाइनेसिस। तो होता क्या है कि प्रिपरेटरी फेज होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ये है सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल, G1S, G2M, मत भूल जाना, ठीक है। M के बाद फिर शुरू हो जाएगा, M के बाद फिर से कहानी वही आ जाएगी। एक बार सेल M में पहुंची, फिर आएगी, फिर G1S, G2M, फिर G1S, G2M, फिर G1S, G2M में चलता रहेगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस फॉर द सेल साइकिल। तो ये है सेल साइकिल का सीक्वेंस। G मतलब गैप फेज 1, S मतलब सिंथेटिक फेज, और G2 का मतलब गैस फेज 2, M का मतलब होगा माइटोटिक फेज। अभी डिटेल में आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।